आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वो भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन की कहानी कहते हैं। हाँ। 15वीं सदी के बाद कैसे ये अलग अलग देश मतलब पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, इनकी कंपनियां यहाँ पहुंची। हम्म। तो हम इन स्रोतों से यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई उनके आने का मकसद क्या था, कैसे उन्होंने यहाँ क्या कहते हैं पैर जमाए, बिल्कुल। और फिर आपस में ही क्यों लड़ पड़े। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत होती है 15वीं सदी के यूरोप से। अच्छा। वहां ना एक नया आर्थिक माहौल बन रहा था। अच्छा। हाँ, जिसे हम पूंजीवाद कहते हैं। अब इसको फलने फूलने के लिए चाहिए था कच्चा माल और नए बाजार। हम्म। जो पुराने रास्ते थे ना, खासकर जिन पर इटली वगैरह का कंट्रोल था, वो बहुत महंगे पड़ते थे। तो पुर्तगाल, स्पेन जैसे देशों ने सोचा कि भाई नए समुद्री रास्ते खोजते हैं। मतलब अफ्रीका का चक्कर लगाकर। हाँ, बिल्कुल, अफ्रीका का चक्कर लगाकर पूरा पहुंचने की कोशिश। और इसमें उस समय की जो नई टेक्नोलॉजी थी, जैसे कंपास और बेहतर जहाज, उसका भी बड़ा हाथ था। तो इस रेस में सबसे पहले पुर्तगाली पहुंचे, वास्को द गामा, 1498 कालीकट। हाँ बिल्कुल, वास्को द गामा। लेकिन उनका इरादा सिर्फ मसालों का व्यापार नहीं था, जैसा कि स्रोत बताते हैं। अच्छा, और क्या था? वो असल में ईसाई धर्म का प्रचार भी करना चाहते थे, और साथ ही हिंद महासागर में जो अरब व्यापारियों का दबदबा था ना, उसे खत्म करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपनी नेवी की ताकत दिखाई, एक कारताज सिस्टम लागू किया। कारताज ये क्या था? ये एक तरह का परमिट था। मतलब अगर भारतीय जहाज़ों को हिंद महासागर में व्यापार करना है तो उन्हें पुर्तगाली वाइसरॉय से ये पास खरीदना पड़ता था। महंगा था ये। और अगर नहीं खरीदा तो उनके जहाज पर हमला हो सकता था, उसे जब्त किया जा सकता था। एक तरह से आप कह सकते हैं समुद्री दादागिरी थी ये। बाप रे। और ये उस वक्त कामयाब कैसे हो गई? मतलब भारत में कोई रोकने वाला नहीं था, कोई मजबूत नेवी नहीं थी। सही पकड़ा आपने। उस समय भारत राजनीतिक तौर पर काफी बटा हुआ था, और किसी भी बड़ी भारतीय ताकत के पास पुर्तगालियों जैसी समुद्री ताकत, वैसी नेवी नहीं थी। अच्छा। इसी का फायदा उठाया अल्बुकर्क जैसे गवर्नरों ने। 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया। वो उनका मेन बेस बन गया। लेकिन वो हमेशा तो टिके नहीं रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। बाद में दिक्कतें शुरू हुईं। मुगलों से ठन गईं, खासकर शाहजहां के समय में। फिर डच और अंग्रेज भी तो आ गए मैदान में। हाँ, कंपटीशन बढ़ गया। और उनकी वो कट्टर धार्मिक नीतियां थीं, वो भी लोगों को पसंद नहीं आई। और फिर उनका ध्यान थोड़ा ब्राजील की तरफ भी जाने लगा। तो यहाँ पकड़ ढीली पड़ गई। अच्छा, तो पुर्तगालियों के बाद फिर डच आए। उनकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी वीओसी 1602 में बनी। हाँ, वीओसी। ये थोड़ा अलग तरह की कंपनी थी। कैसे? ये मुख्य रूप से एक व्यापारिक संस्था थी। मतलब सरकार का दखल अंग्रेजी या फ्रांसीसी कंपनी के मुकाबले कम था। और उनके पास कमाल के जहाज थे, फ्लूट शिप। फ्लूट शिप। हाँ, ये हल्के होते थे, तेज चलते थे, और इनको चलाने के लिए क्रू भी कम लगता था, तो खर्चा बचता था। अच्छा, एफिशिएंट थे। बहुत। शुरू में तो उनका ज्यादा ध्यान इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पर था, लेकिन भारत से भी उन्होंने खूब व्यापार किया। कपड़े, नील, शोरा, मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, यहाँ सब फैक्ट्रियां लगाईं। लेकिन डच भी फिर भारत में क्यों नहीं टिक पाए अंग्रेजों की तरह? उनकी अंग्रेजों से जबरदस्त टक्कर थी। कई लड़ाइयां हुई, और एक निर्णायक लड़ाई हुई 1759 में, बेदरा की लड़ाई। हाँ, बेदरा। उसमें हारने के बाद भारत में उनकी ताकत बहुत कम हो गई। फिर उन्होंने अपना पूरा फोकस, जैसा मैंने कहा, मलय द्वीप समूह मतलब इंडोनेशिया की तरफ कर लिया। ठीक है, तो डच गए और फिर आए अंग्रेज। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी। इनको शुरुआत में काफी पापड़ बेलने पड़े थे शायद। हाँ बिल्कुल। महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर तो मिल गया था, लेकिन भारत में व्यापार की इजाजत लेना, वो भी मुगल बादशाह से, आसान नहीं था। कैप्टन हॉकिंस गए, फिर सर थॉमस रो, जहांगीर के दरबार में काफी कोशिशें करनी पड़ी। और फिर इजाजत मिली। हाँ, आखिरकार सूरत में 1613 में पहली फैक्ट्री लगाने की परमिशन मिल गई। अच्छा, सूरत में पहली। हाँ, फिर धीरे धीरे मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया। बम्बई मिली, जो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन की शादी में चार्ल्स द्वितीय तो दहेज में मिली थी। हाँ, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है, दहेज में बम्बई। हाँ, और फिर कलकत्ता में फोर्ट विलियम। ये उनके बड़े सेंटर्स बन गए। लेकिन एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1717 में, मुगल बादशाह फर्रुखसियर का फरमान। हाँ, ये फरमान तो बहुत मशहूर है। इससे क्या खास बात हुई? देखिए, इस फरमान से अंग्रेजों को बंगाल, गुजरात और दक्कन में काफी रियायतें मिल गईं। मतलब बस एक सालाना रकम देनी थी,
और वो बिना ज्यादा चुंगी या टैक्स दिए अपना व्यापार कर सकते थे। 64 में। और एक बड़ा फर्क ये था कि ये काफी हद तक सरकारी कंपनी थी। सरकार का कंट्रोल ज्यादा था। अंग्रेजी कंपनी की तरह प्राइवेट नहीं थी। बिल्कुल नहीं। उनके मुख्य अड्डे सूरत, मसूलीपट्टनम तो थे ही, पर सबसे खास बना पौंडीचेरी, जिसे फ्रैंको मार्टिन ने बसाया था। और फिर शुरू हुई असली जंग अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच भारत की जमीन पर, वो कर्नाटक युद्ध। हाँ, 18वीं सदी में ये लड़ाई बहुत तेज हो गई। असल में ये यूरोप में जो उनकी दुश्मनी चल रही थी, उसी का एक तरह से एक्सटेंशन था यहाँ। डुप्ले जैसे बड़े काबिल फ्रांसीसी गवर्नर थे, उन्होंने भारतीय राजाओं के आपसी झगड़ों में दखल देकर फ्रांसीसी असर बढ़ाने की कोशिश की और शुरू में कामयाब भी रहे। हाँ, डुप्ले का नाम तो आता है, लेकिन फिर बाजी पलट गई। रॉबर्ट क्लाइव। बिल्कुल, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने जबरदस्त वापसी की और 1760 में वांडीवॉश की लड़ाई हुई। वो निर्णायक साबित हुई। वांडीवॉश 1760। हाँ, उसके बाद 1763 में पेरिस की संधि हुई, जिसने लगभग तय कर दिया कि भारत में अब फ्रांसीसियों की राजनीतिक दाल नहीं गलेगी। वो सिर्फ व्यापारी बनकर रह सकते थे। पौंडीचेरी वगैरह मिला उन्हें, पर न किले बंदी कर सकते थे, न ज्यादा फौज रख सकते थे। तो आखिर में ये अंग्रेज ही क्यों कामयाब हुए? इतनी सारी यूरोपीय ताकतें आईं, लेकिन अंग्रेज ही क्यों सबसे ऊपर निकले? क्या वजहें थी? देखिए, कई वजहें थी। एक तो जैसा हमने कहा, उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट थी, तो फैसले तेजी से होते थे। अधिकारियों में मुनाफे को लेकर जोश ज्यादा था। फ्रांसीसी कंपनी थोड़ी सरकारी ढर्रे पर चलती थी। अच्छा, और? दूसरी बात, उनकी नेवी, रॉयल नेवी उस समय दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं में से एक थी। समंदर पर उनका कंट्रोल था। हाँ, ये तो बहुत जरूरी था। फिर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हो रही थी, तो उनके पास पैसा भी था, तकनीक भी बेहतर हो रही थी। वहां सरकार भी फ्रांस के मुकाबले ज्यादा स्थिर थी। और एक बात और, पुर्तगालियों की तरह वो धर्म को लेकर उतने कट्टर नहीं थे शुरू में। उनका फोकस व्यापार और सत्ता पर ज्यादा था। और हाँ, लड़ाइयों का खर्चा उठाने के लिए उनके पास बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसा एक मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम था, जिससे वो आसानी से कर्ज उठा सकते थे। तो कई सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने मिलकर काम किया। बिल्कुल, नेवी, पैसा, कंपनी का स्ट्रक्चर, राजनीतिक स्थिरता, ये सब बातें उनके पक्ष में गईं। तो ये थी कहानी कि कैसे व्यापार करने आई अलग अलग यूरोपीय ताकतें भारत में आपस में भिड़ी और कैसे आखिरकार अंग्रेज सबसे शक्तिशाली बनकर उभरे। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इन बाहरी ताकतों की जो ये आपसी लड़ाई थी और उसमें अंग्रेजों की जो जीत हुई, उसने भारत के अपने राजनीतिक और आर्थिक भविष्य को, मतलब उसकी दिशा को किस तरह से और कितना गहरा बदल दिया। ये वाकई एक बड़ा सवाल है।